Hello everyone, good morning. Welcome to all of you. This is Pooja. Dear पेरेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं हम आपके लिए टीजीटी और पीजीटी बायोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आते हैं। आज हम स्पेशली EMRS 2023 टीजीटी बायोलॉजी का मॉडल पेपर फर्स्ट लाए हैं, जिसमें पार्ट 1 में हम लोग टोटल 40 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट रेस्ट ऑफ 40 क्वेश्चंस हम पार्ट 2 में कंप्लीट करेंगे। कोशिश करेंगे ईच पॉइंट्स को, ईच क्वेश्चंस को हम आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर पाएँ। और इसके साथ साथ ये वीडियो यूपी टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी और आपके हरियाणा टीजीटी, पीजीटी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो सभी क्वेश्चंस को आप ध्यान से सॉल्व करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज Hatch's nephridia is found in Balanoglassus, Hardmania, Botrytis या फिर Amphioxus। चलिए आप आंसर करेंगे। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी। अगर बात करें एम्फीऑक्सस की, तो एम्फीऑक्सस फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा से बिलोंग करता है। एम्फीऑक्सस के स्क्लेटली सिस्टम में दो तरीके के नेफ्रीडिया प्रेजेंट होते हैं। प्रोटोनेफ्रीडिया, जिन्हें हम सोलेनोसाइट्स भी कहते हैं, और ये सोलेनोसाइट्स 90 to 100 पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। एंड इसके अलावा हाइस्टेक्स नेफ्रीडिया प्रेजेंट होते हैं, जो कि मेनी इन नंबर्स होते हैं, मेनी इन नंबर्स, एंड ये डॉर्सल एओर्टा के बीच में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? तो जो सोलेनोसाइट्स हैं ये आल्सो प्रेजेंट इन फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस। फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस के मेंबर्स में भी सोलेनोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। इसके अलावा एक पॉइंट और आप याद रखेंगे, जो फाइलम सिफेलोपोडा है ये एक्सक्लूसिवली मरीन है। इसके सभी मेंबर्स कैसे हैं? एक्सक्लूसिवली मरीन है, सी वाटर में पाए जाते हैं। इसके अलावा जो फाइलम इकाइनोडर्मेटा है, ये इसके भी सभी मेंबर्स एक्सक्लूसिवली मरीन हैं। एंड इसके साथ साथ फाइलम टीनोफोरा, ये भी एक्सक्लूसिवली मरीन है। तो ये ऐसे फाइलम्स हैं जो एक्सक्लूसिवली मरीन है, तो इनके आपको एग्जाम्पल्स याद रखना है। हेमिकार्डेटा भी आपका एक्सक्लूसिवली मरीन फाइलम है। इनके सभी मेंबर्स मोस्टली मरीन वाटर में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर बात करते हैं बेलेनोग्लासस की, तो बेलेनोग्लासस हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, किस फाइलम में? बेलेनोग्लासस फाइलम हेमिकॉर्डेटा के अंतर्गत आते हैं। फाइलम हेमिकॉर्डेटा, फाइलम हेमिकॉर्डेटा इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स, या आप कह सकते हैं नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स के बीच की कनेक्टिव लिंक भी है। हार्डमानिया, जिन्हें हम एसिडियंस भी कहते हैं, ये फाइलम यूरोकॉर्डेटा में देखने को मिलते हैं। फाइलम यूरोकॉर्डेटा में। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, रीनल पोर्टल सिस्टम इज एब्सेंट इन। रीनल पोर्टल सिस्टम किसमें एब्सेंट होता है? इन एम्फीबियंस, इन रेप्टाइल्स, इन एवीज, इन मैमल्स। पोर्टल सिस्टम जो है, रीनल पोर्टल सिस्टम, ये मैमल्स में एब्सेंट होता है। लेकिन अगर बात करें एम्फीबियंस एंड फिशेस की, एम्फीबियन एंड फिशेस की, तो यहाँ पर रीनल पोर्टल सिस्टम वेल डेवलप्ड होता है। रेप्टाइल्स में रीनल पोर्टल सिस्टम रिड्यूस्ड होता है, और एवीज में रूडिमेंट्री होता है, रूडिमेंट्री, एंड मैमल्स में टोटली रीनल पोर्टल सिस्टम एब्सेंट होता है। रीनल पोर्टल सिस्टम क्या होता है? ऐसी वेन जो ब्लड को डायरेक्ट हार्ट में ना ले जाकर किसी अदर ऑर्गन्स को ब्लड लेकर जाती हैं, तो ऐसी पोर्टल वेन को हम रीनल पोर्टल वेन कहते हैं। ठीक है, ऐसी वेन को हम पोर्टल वेन कहते हैं। और ये पोर्टल वेन जिस टारगेट ऑर्गन्स को ब्लड ले जाती है, उसके नेम पर हम इसके अलग अलग नेम देते हैं। जैसे अगर ये पोर्टल वेन
ब्लड किडनी को ले जाती है तो हम इसे रीनल पोर्टल सिस्टम कहते हैं। और अगर ये पोर्टल वेन ब्लड हमारी लीवर्स को ले जाती है, लीवर ऑर्गन को, तो इसे हम हिपैटिक पोर्टल सिस्टम कहते हैं। और अगर यही वेन ब्लड को डायरेक्टली हार्ट में ना ले जाकर हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड में ले जाती है तो हम इसे हाइपोफाइसिस पोर्टल सिस्टम कहते हैं। तो ये 3 तरीके के पोर्टल सिस्टम होते हैं, रीनल पोर्टल सिस्टम, हेपैटिक पोर्टल सिस्टम एंड हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम। क्लियर? चलिए, तो ये यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर हो गया? ऑप्शन नंबर डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वेनेडियम इज सपोज टू बी द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन। वेनेडियम किसके पिगमेंट्स, किसके ब्लड में रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स हैं? इकाइनोडर्म्स, वेलेनोग्लासस, हार्डमानिया या फिर एम्फीऑक्सस। तो जो वेनेडियम रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स है ये हमें फाइलम यूरोकॉर्डेटा के मेंबर्स एसिडियंस में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर फाइलम यूरोकॉर्डेटा से रिलेटेड हमारे पास क्या है? हार्डमानिया। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्फीनोडॉन आ लिविंग फॉसिल बिलोंग्स टू। जो स्फीनोडॉन है ये किस फाइलम से बिलोंग करती है? तो ये एक लिविंग फॉसिल है स्फीनोडॉन, या इसी को हम ताउतारा भी कहते हैं। तो ये क्लास रेप्टिलिया का मेंबर है, और ऑर्डर रिंकोसेफेलिया के अंतर्गत आता है। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द टस्क ऑफ द एलिफेंट इज द मॉडिफाइड अपर कैनाइन, modified upper second incisor, modified lower second incisor, a specialized growth from the maxilla। आपने देखा होगा जो एलिफेंट का टस्क है, टीथ है ना, इस तरीके से जो एलिफेंट के टीथ प्रेजेंट होता है ये किसका मॉडिफिकेशन है? ये कौन सा टीथ होता है? तो ये होता है आपका मॉडिफाइड लोअर सेकेंड इंसीजर। इसको आप कैसे याद रखेंगे? टस्क लिखेंगे यहाँ पर, टस्क। तो जो टी है इसी को आप आई कर लेंगे, है ना। तो ये क्या हो गया आपका? इंसीजर, और यू से आपका क्या हो जाएगा? अपर इंसीजर। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मॉडिफाइड अपर सेकेंड इंसीजर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, the bulliform cells of leaves lose their turgidity during excessive assimilation, transpiration, photosynthesis या फिर respiration। जो बुलीफॉर्म सेल्स हैं ये हमें ग्रास की लीव्स की एपिडर्मिस में इस तरीके की स्ट्रक्चर्स देखने को मिलती हैं। इन्हें हम बुलीफॉर्म सेल्स या इन्हीं को हम मोटर सेल्स भी कहते हैं। तो जो इसकी ये बुलीफॉर्म सेल्स हैं ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर्स की होती हैं, जो कि टर्जिटी शो करती हैं। अगर ज़्यादा यहाँ पर ट्रांसपायरेशन हो जाता है, वाटर ज़्यादा लॉस हो जाता है, तो इनकी टर्जिटी जो है वो लूज़ हो जाती है। ठीक है, और ये लीव्स इनफोल्ड हो जाती हैं। बुलीफॉर्म सेल्स या मोटर सेल्स का रोल लीफ की रोलिंग और अनरोलिंग में होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ट्रांसपायरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकेंड से मैच करना है। हाइडे थोर्स नेसेसरी इविल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कोहिशन स्टोमेटा क्लोजर, ट्रांसपायरेशन ऑस्मोसिस, ट्रांसपायरेशन पुल गटेशन एंड एब्सिसिक एसिड। तो आप इसे ध्यान से मैच करेंगे। जो हाइडेथोर्स सेल्स होती हैं वो उनका रोल जो है गटेशन में होता है।
आप देखते हैं नाइट में जब इन्वायरमेंट में मॉइस्चर और इन्वायरमेंट होता है तो आपने देखा होगा जो लीव्स हैं इन पे आपको वाटर की ड्रॉपलेट्स देखने को मिलती हैं। तो ये वाटर की ड्रॉपलेट्स जो बाहर की तरफ निकलती इन्हीं को हम गटेशन कहते हैं। तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? लीफ में हाइडेथोर्स सेल्स प्रेजेंट होती हैं, उनके थ्रू होता है। तो फर्स्ट इज करेक्ट, फोर्थ है ना, हाइडेथोर्स गटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेसेसरी इविल किसे कहते हैं? प्लांट में ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस को नेसेसरी इविल कहा जाता है क्योंकि प्लांट अपने वाटर को लूज करता है ट्रांसपायरेशन के दौरान। वाटर इन्वायरमेंट में इवापरेट हो जाता है। तो एक ये प्लांट के लिए अच्छी बात नहीं है, लेकिन फिर भी प्लांट को ये प्रोसेस करनी पड़ती है, इसीलिए इसको हम नेसेसरी इविल कहते हैं। नेक्स्ट, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू ऑस्मोसिस होता है। और कोहेशन क्या है? कोहेशन ट्रांसपोर्ट थ्योरी से रिलेटेड है। स्टोमेटा क्लोजर, स्टोमेटा की क्लोजिंग के लिए एब्सिसिक एसिड रिस्पॉन्सिबल है। सो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? A फोर्थ, B 1, C 2, D थर्ड। ऑप्शन नंबर B इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग सर्व्स एज द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। जो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं वो अपने फूड का फॉर्मेशन खुद से करते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस को यूज़ करके। तो इसके लिए ये किस तरीके की एनर्जी सोर्स को यूज़ करते हैं? सनलाइट, इंफ्रारेड रेज, ऑर्गेनिक सब्सटेंस या फिर ऑर्गेनिक केमिकल्स। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। जो बैक्टीरिया होते हैं ये 780 नैनोमीटर से एबव की वेवलेंथ को यूज़ करते हैं, जबकि जो प्लांट हैं ये 680 से 740 नैनोमीटर की वेव की लाइट की रेज को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक फोटो फास्फोराइलेशन electrons are continuously lost from the reaction center of photosystem second. Which source is used to replace these electrons? जब फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है उस ड्यूरिंग दो तरीके की प्रोसेस होती हैं, नॉन साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन एंड साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन। तो नॉन साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन में फोटोसिस्टम सेकेंड इन्वॉल्व होता है। फोटोसिस्टम सेकेंड से इलेक्ट्रॉन फोटोसिस्टम फर्स्ट को जाता है, उसके बाद ये एनर्जी को एलिब्रेट करते हैं, है ना। तो जो फोटोसिस्टम सेकेंड से इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली जो है निकल रहा है, इस इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी को कौन फुलफिल करता है ना। अगर फोटोसिस्टम सेकेंड कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन्स को जनरेट कर रहा है तो यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो जाएगी। तो इसकी इलेक्ट्रॉन को कौन यहाँ पर फुलफिल करता है? तो वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होकर यहाँ पर क्या प्रोड्यूस करता है? हाइड्रोजन आयंस, है ना, प्रोटॉन्स और ऑक्सीजन को एलाबरेट करता है। क्लियर। इसके लिए वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व होता है जिसमें 4 मैग्नीज आयन होते हैं, 2 कैल्शियम आयंस होते हैं और 1 क्लोरीन। तो कई बार आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स में कौन से कोफैक्टर्स होते हैं? तो याद रखना आप 4 मैग्नीज आयन, 2 कैल्शियम आयन एंड 1 क्लोरीन, 1 क्लोराइड एलिमेंट्स, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगर आपने जेड स्कीम को अच्छे से पढ़ा है तो आप इसको रिलेट कर पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कोरेलॉयड रूट ऑफ साइकस इज इनकरेक्ट। साइकस जो कि जिम्नोस्पर्म से बिलोंग करता है ना, साइकस एक जिम्नोस्पर्म है। साइकस में हमें 2 तरीके की रूट्स देखने को मिलती हैं, एक टैप रूट, और टैप रूट की जो ये लेटरल रूट है इन्हीं से कोरेलॉयड रूट निकलती हैं।
और ये कोरोलाइड रूट्स डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होती हैं। इसके साथ साथ ये ज़मीन के ऊपर आ जाती हैं, है ना, अंडरग्राउंड के ऊपर की तरफ आ जाती हैं और इनके साथ ग्रीन एल्गी का एसोसिएशन होता है, दैट इज़ नॉस्टॉक। तो यहाँ पर आपसे कोरोलाइड रूट के बारे में इनकरेक्ट पूछा गया है। एराइज फ्रॉम लेटरल रूट, डाइकोटोसमली ब्रांच्ड, रूट हेयर एंड रूट कैप्स एब्सेंट, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। आप आंसर करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। ये पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक नहीं होती हैं, ये निगेटिवली जियोट्रॉपिक होती हैं, क्योंकि ये अंडरग्राउंड के ऊपर आ जाती हैं ना, इस तरीके से ये ऊपर आ जाती हैं। एंड यहाँ पर जो कोरोलाइड रूट्स हैं इनमें रूट हेयर एंड रूट कैप्स एब्सेंट होती हैं, ये बात आप याद रखना। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेरिडोफाइट popularly known as क्विलवॉर्ट एंड मर्लिन्स ग्रास, एक ऐसा टेरिडोफाइट है जिसे हम क्विलवॉर्ट एंड मर्लिन ग्रास के नाम से जानते हैं। आइसोइड्स, मार्सेलिया, लाइकोपोडियम या फिर स्लेजिनेला। तो अगर बात करें टेरिडोफाइट्स की तो आप याद रखना, फर्स्ट सक्सेसफुल ये लैंड प्लांट्स हैं, फर्स्ट सक्सेसफुल ये लैंड प्लांट्स हैं। ये फर्स्ट ट्रेकियोफाइट्स हैं, यानी कि सबसे फर्स्ट टाइम यहाँ पर हमें वैस्कुलर बंडल्स देखने को मिले, जाइलम एंड फ्लोएम। एंड ये जूडोगेमस हैं, इनके फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की रिक्वायर होती है। और इनके जो गैमिट्स हैं ये मोटाइल होते हैं, इनके गैमिट्स कैसे हैं, मोटाइल हैं। ये क्रिप्टोगेमस हैं, है ना, नॉन फ्लावरिंग प्लांट हैं, कैसे हैं, क्रिप्टोगेमस। सबसे फर्स्ट टाइम यहाँ पर हमें हेटेरोस्पोरी देखने को मिलती है, जो कि आगे इवॉल्व होकर सीड का फॉर्मेशन करने में हेल्प करते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पर आइसोइड्स की, तो आइसोइड्स को कॉमनली हम क्विलवॉर्ट या फिर इसे हम मर्लिन ग्रास कहते हैं। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आइसोइड्स में हमें सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है। यहाँ पर हमें डिस्क शेप्ड डिस्क पेल्टेट नाम की स्ट्रक्चर्स देखने को मिलती है, जो कि सेकेंडरी ग्रोथ यहाँ पर होती है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फेस्टेंस द स्नेल इन द लाइफ साइकिल ऑफ फैसियोला, सर्केरिया, रेडिया, मिरासीडियम, मेटासर्केरिया। फैसियोला को कॉमनली हम लीवर फ्लूक भी कहते हैं। ये फाइलम प्लेटेहेलमिन्थीस से बिलोंग करता है, फाइलम प्लेटेहेलमिन्थीस से। यहाँ पर फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है। एंड डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, यानी कि यहाँ पर हमें लार्वल स्टेज देखने को मिलती है। लार्वल स्टेज 5 लार्वल स्टेज होती हैं। एंड अगर इसकी लाइफ साइकिल की बात करें तो इसकी लाइफ साइकिल डाइजेनेटिक होती है, यानी कि इसकी लाइफ साइकिल 2 हॉस्ट में कंप्लीट होती है। 2 हॉस्ट में कंप्लीट होती है। प्राइमरी हॉस्ट क्या है, सीप है, प्राइमरी हॉस्ट सीप। एंड सेकेंडरी हॉस्ट क्या है, सेकेंडरी हॉस्ट स्नेल है। ठीक है, स्नेल है। तो प्राइमरी हॉस्ट को कौन इन्फेक्ट करता है, मेटासर्केरिया लार्वा इसको इन्फेक्ट करता है, मेटासर्केरिया लार्वा। एंड सेकेंडरी हॉस्ट स्नेल को कौन इन्फेक्ट करता है, तो ये मिरासीडियम लार्वा। क्लियर। तो इसकी इन्फेक्टिव स्टेज आपको याद रखना है। यहाँ पर आपसे स्नेल की इन्फेक्टिव स्टेज पूछी गई है, तो क्या करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी, मिरासीडियम। आप इनके 5 लार्वल स्टेज के नेम याद रखेंगे। 5 लार्वल स्टेज होती हैं।
सबसे फर्स्ट लार्वल स्टेज क्या है इसकी, मिरासीडियम, मिरासीडियम लार्वल स्टेज है फर्स्ट, एंड सेकेंड स्पोरोसिस्ट, स्पोरोसिस्ट, थर्ड रेडिया, रेडिया, और फोर्थ सर्केरिया, एंड फिफ्थ मेटा सर्केरिया। तो इस तरीके से आप इसको सीक्वेंस में याद रखेंगे MSRCM से। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरेगोगन सेल्स ऑफ अर्थवॉर्म आर कॉल्ड। अर्थवॉर्म में एक्सक्रीशन मटेरियल क्या है, एक्सक्रीटरी मटेरियल क्या है, दैट इज यूरिया, यूरिया है। और यूरिया के फॉर्मेशन के लिए या डीएमिनेशन प्रोसेस के लिए स्पेशल टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो येलो कलर की होती हैं, जो येलो कलर की होती हैं इन्हें हम क्लोरागोगन सेल्स कहते हैं। येलो कलर की ये सेल्स हैं जिन्हें हम क्लोरागोगन सेल्स कहते हैं। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए है ना, जो क्लोरागोगन सेल्स हैं ये येलो सेल्स हैं, येलो कलर की होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चागास डिजीज इज कॉज्ड बाय ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस, ट्रिपेनोसोमा रोडेंस, ट्रिपेनोसोमा ब्रूसाई या फिर ट्रिपेनोसोमा क्रूजी। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ट्रिपेनोसोमा क्रूजी के थ्रू चागास डिजीज होती है, या इसको हम ट्रिपेनोमियोसिस भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम फाउंड इन ल्यूकोसोलेनिया इज कॉल्ड। साइकन टाइप, एस्कॉन टाइप, रेगॉन टाइप या फिर ल्यूकॉन टाइप। तो कैनाल सिस्टम फाइलम पोरीफेरा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, फाइलम पोरीफेरा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। फाइलम पोरीफेरा में 3 टाइप का मेनली वाटर कैनाल सिस्टम देखने को मिलता है, साइकॉन टाइप, एस्कॉन टाइप, ल्यूकॉन टाइप। जो रेगॉन टाइप का कैनाल सिस्टम है ये इसकी लार्वल स्टेज में देखने को मिलता है। साइकॉन टाइप में आपके आ जाते हैं, साइकॉन आ जाता है और ग्रेन्सिया आ जाता है, ग्रेन्सिया। एस्कॉन टाइप कैनाल सिस्टम ल्यूकोसोलेनिया में प्रेजेंट होता है, ल्यूकोसोलेनिया में प्रेजेंट होता है। एंड अगर बात करें ल्यूकॉन टाइप की तो ल्यूकॉन टॉप हमें स्पॉन्जिला में देखने को मिलता है, स्पॉन्जिला में, जो कि एक फ्रेश वाटर पोरीफेरेंस है। ये कैसा है, फ्रेश वाटर पोरीफेरेंस है। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, एस्कॉन टाइप वाटर कैनाल सिस्टम हमें ल्यूकोसोलेनिया में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सेल्स स्टोर रिजर्व फूड इन स्पॉन्जेस। स्पॉन्जेस की जो बॉडी है यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर ग्रुप ऑफ सेल्स अपने अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करती हैं। और ये कैसे होते हैं, ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी कि यहाँ पर 2 जर्म लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, एक्टोडर्म एंड इंडोडर्म। ये फ्रेश वाटर में एज वेल एज मरीन वाटर में देखने को मिलते हैं। फ्रेश वाटर एंड मरीन सभी मेंबर्स कैसे हैं, एक्वाटिक हैं। अगर बात करें हम इनकी बॉडी स्ट्रक्चर्स की तो इनकी बॉडी असिमेट्रिकल होती है, यहाँ पर सिमेट्री नहीं प्रेजेंट होती है। इनकी बॉडी कैसी है, असिमेट्रिकल है। एंड इनकी बॉडी पे माइन्यूट पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम ऑस्टिया कहते हैं। ऑस्टिया के थ्रू वाटर बॉडी में इंटर करता है, ऑस्टिया के थ्रू वाटर बॉडी में इंटर करता है और वाटर के माध्यम से ही एक्सक्रीशन, रेस्पायरेशन और न्यूट्रिशन ये सभी प्रोसेस होती हैं। और उसके बाद ये वाटर ऑस्कुलम के थ्रू बॉडी से एग्जिट हो जाता है। ऑस्कुलम एक लार्ज पोर है
जो कि वाटर एग्जिट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। वाटर एग्जिट के साथ ही एक्सक्रीटरी मटेरियल भी वाटर बॉडी में रिलीज हो जाता है। यहाँ पर नर्वस सिस्टम एब्सेंट होता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट है ना, क्योंकि यहाँ पर सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, तो यहाँ पे हमें ऑर्गन सिस्टम देखने को नहीं मिलता है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स भी यहाँ पर एब्सेंट होते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर कई तरीके की ग्रुप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि अपने अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करती हैं। जैसे पिनेकोसाइट सेल्स, ये पिनेकोसाइट सेल्स इनकी सेंट्रल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। कोइनोसाइट सेल्स इनकी जो स्पोंजोसील्स होती है, स्पोंजोसील्स की एपिथेलियम लाइनिंग का फॉर्मेशन करते हैं। कोइनोसाइट सेल्स को ही हम कॉलर सेल्स भी कहते हैं। एंड ट्रोफोसाइट सेल्स, ये इनकी न्यूट्रेटिव सेल्स होती हैं। एंड इसके बाद बात करें थीसोसाइट सेल्स की, तो जो थीसोसाइट सेल्स हैं ये रिजर्व फूड को स्टोर कर लेती हैं। तो यहाँ पर आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया है, रिजर्व फूड कौन सी सेल्स स्टोर करती हैं, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए इनकी जर्म सेल्स क्या होती हैं या टूटीपोटेंट सेल्स क्या हैं, तो आर्कियोसाइट्स, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। कई बार आपसे पूछा जाता है कि स्पॉन्ज में स्टेम सेल्स या इनकी जर्म सेल्स क्या होती हैं, तो ये हैं आर्कियोसाइट्स। क्लियर। और इसके साथ साथ इनकी जो फर्टिलाइजेशन है एक्सटर्नल होता है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, लार्वल स्टेज देखने को मिलती है। इसके लार्वा को एम्फीब्लास्टुला लार्वा कहते हैं, एम्फीब्लास्टुला लार्वा कहते हैं। क्लियर। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्टोपस बिलोंग टू क्लास, ऑक्टोपस किस क्लास से बिलोंग करता है, मोलस्का, तो ये तो हमारा फाइलम है। प्लेसीपोड्स, आर्थ्रोपोडा, ये भी फाइलम है। एंड सिफेलोपोडा, तो यहाँ पर आपके पास दो क्लास हैं, प्लेसीपोड्स एंड सिफेलोपोडा। तो बात करें अगर ऑक्टोपस की, तो ऑक्टोपस को हम डेविल फिश भी कहते हैं, डेविल फिश। ये फाइलम मोलस्का से बिलोंग करता है, फाइलम मोलस्का से। फाइलम मोलस्का में कई सारे क्लासेस प्रेजेंट हैं, जिसमें से क्लास सिफेलोपोडा के अंतर्गत ऑक्टोपस आता है। क्लास सिफेलोपोडा में 3 लिविंग जेनरा आते हैं, ऑक्टोपस, सीपिया एंड लोलिगो, सीपिया एंड लोलिगो। ऑक्टोपस को हम डेविल फिश कह देते हैं, सीपिया को हम कटल फिश कहते हैं, कटल फिश, एंड लोलिगो को हम सी स्कर्ट कहते हैं। तो डेविल फिश एंड कटल फिश ये आपकी ट्रू फिश नहीं है, याद रखना, क्योंकि ट्रू फिश हमारी क्लास पाइसेस के अंतर्गत आती हैं। क्लियर। और सिफेलोपोडा क्लास का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है, जो फाइलम मोलस्का है यहाँ पर मोस्टली ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, लेकिन क्लास सिफेलोपोडा में क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम, तो इसे आप याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Tiedemanns bodies are one of the essential parts of the ambulacral system of starfish and are closely associated with। ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन। स्टोन कैनाल, रिंग कैनाल, रेडियल कैनाल या फिर लेटरल कैनाल, ये आपका एग्ज़ाम यूपी टीजीटी में पूछा गया था, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, आप इसे अच्छे से सॉल्व करेंगे, क्योंकि ईएमआरएस में आपका चांस है क्वेश्चन रिपीट होने के, इसलिए आप क्वेश्चंस को सभी ध्यान से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं स्टार फिश की। तो स्टार फिश किस फाइलम के अंतर्गत आती है, इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत। इकाइनोडर्मेटा क्या है, एक्सक्लूसिवली मरीन है ना, एक्सक्लूसिवली मरीन मेंबर्स हैं, सभी के सभी मेंबर्स सी में देखने को मिलेंगे। एंड इकाइनोडर्मेटा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है, वाटर कैनाल सिस्टम, या इसी को हम क्या कह देते हैं, एम्बुलैक्रल सिस्टम, एम्बुलैक्रल सिस्टम, जो कि रिस्पायरेशन, एक्सक्रीशन, फीडिंग, इन सभी प्रोसेस के लिए इम्पॉर्टेंट है। एम्बुलैक्रल सिस्टम
एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स है जिसमें टीडमैन्स बॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं। तो रिंग कैनाल प्रेजेंट होती है। रिंग कैनाल में इस तरीके से यहाँ पर 9 टीडमैन्स बॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं। 9 टीडमैन्स बॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं। तो ये किससे एसोसिएटेड हैं? रिंग कैनाल से। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैकॉब्सन्स ऑर्गन इज फाउंड इन बर्ड्स, लिजार्ड्स, फिशेस या मैमल्स। जो जैकॉब्सन्स ऑर्गन है ये क्या है? सेंस ऑर्गन है रिलेटेड टू स्मेल, है ना। सेंस ऑर्गन है, स्मेल से रिलेटेड है। तो ये हमें लिजार्ड्स में देखने को मिलता है, क्लास रेप्टाइल्स के मेंबर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वायरल डिजीज। इनमें से कौन सी वायरल डिजीज नहीं है? लीफ कर्ल ऑफ पपाया, बंची टॉप ऑफ पपाया, बंची टॉप ऑफ पपाया, बंची टॉप ऑफ बनाना, बंची टॉप ऑफ पपाया, क्लैम्प डिजीज ऑफ ग्राउंडनट। चलिए आप आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बंची टॉप ऑफ पपाया डिजीज़ के लिए माइकोप्लाज्मा रिस्पॉन्सिबल होता है। माइकोप्लाज्मा एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है जिसमें जो है सेल वॉल एब्सेंट होती है। सेल वॉल एब्सेंट होती है, केवल यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, इसलिए ये अपनी स्ट्रक्चर्स को चेंज कर लेता है। इससे ये क्या होता है? प्लियोमार्फिक होता है, ठीक है। और माइकोप्लाज्मा ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि विदाउट ऑक्सीजन के सर्वाइव कर सकते हैं, विदाउट ऑक्सीजन के ये सर्वाइव कर सकते हैं। क्लियर? सो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी, ये पपाया में बंची टॉप ऑफ डिजीज़ को कॉज करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या होता है? प्लाज्मिड मोस्टली हमें प्रोकैरियोटिक सेल लाइक बैक्टीरियल सेल में देखने को मिलता है। बैक्टीरियल सेल में बैक्टीरिया का खुद न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है ना, जीनोमिक मटेरियल, एंड इसके साथ साथ एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल भी प्रेजेंट होता है जिसे हम प्लाज्मिड कहते हैं। और ये प्लाज्मिड डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है। प्लाज्मिड के पास सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रॉपर्टीज़ होती है, ओराई ओरिजिन प्रेजेंट होती है यहाँ पर, है ना, जहाँ से रेप्लिकेटिंग की प्रोसेस स्टार्ट होती है। और इसके साथ साथ एक यूकैरियोटिक सेल है जिसमें हमें प्लाज्मिड देखने को मिलता है, वो क्या है? ईस्ट, है ना। यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ईस्ट सेल में भी हमें प्लाज्मिड देखने को मिलता है। प्लाज्मिड को हम मेनली जेनेटिक इंजीनियरिंग या डीएनए रिकॉम्बिनेशन टेक्निक्स में यूज़ करते हैं अपनी डिजायर्ड जीन या प्रोटीन का फॉर्मेशन करने के लिए। सो यहाँ पर प्लाज्मिड के रिगार्डिंग क्या रॉन्ग हो गया? आपसे इनकरेक्ट पूछा गया है। तो इनकरेक्ट क्या है? डीएनए इज़ अ सिंगल स्ट्रैंडेड लाइनियर। तो अभी हमने बताया डीएनए कैसा है? डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है एंड सर्कुलर है। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मैच इज इनकरेक्ट। यहाँ पर आपको इनकरेक्ट मैच बताना है। स्यूडोमोनास डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है, बैसिलस रेमोसस अमोनिफाइंग बैक्टीरिया है, फ्रेंकिया पैरासिटिक बैक्टीरिया है, राइजोबियम सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है। सो यहाँ पर इनकरेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी, जो फ्रेंकिया है ये पैरासिटिक बैक्टीरिया नहीं है, ये नाइट्रोजन फिक्सर है, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सिंग में हेल्प करता है, ये पैरासिटिक बैक्टीरिया नहीं होता है। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स के रिगार्डिंग यहाँ पर इनकरेक्ट क्या है? फर्स्ट एम्ब्रियोफाइटा, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, जूडोगेमस या फर्स्ट ट्रेक्योफाइट्स। तो अभी हमने आपको बताया कि जो फर्स्ट ट्रेक्योफाइटा है दैट इज़ वो क्या है? टेरिडोफाइटा, है ना। जो टेरिडोफाइट्स हैं ये फर्स्ट ट्रेक्योफाइट्स हैं। सबसे फर्स्ट टाइम यहीं पर जाइलम एंड फ्लोएम का डेवलपमेंट हुआ। सो यहाँ पर इनकरेक्ट क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
द डीएनए पॉलीमरेज यूज्ड इन पीसीआर पॉलीमरेज चैन रिएक्शन इज ऑब्टेन फ्रॉम। पीसीआर पॉलीमरेज चैन रिएक्शन को कैरी मुलिस ने इन्वेंटेड किया था, कैरी मुलिस ने। तो इस टेक्निक में हम डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को यूज़ करते हैं। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम दो तरीके का होता है, एक टैग डीएनए पॉलीमरेज, इसके साथ साथ हम PFU-DNA पॉलीमरेज एंजाइम को भी यूज़ करते हैं। टैग पॉलीमरेज एंजाइम थर्मस इक्वाटिकस बैक्टीरिया से ऑब्टेन करते हैं एंड PFU-DNA पॉलीमरेज एंजाइम को पायरोकोकस फ्यूजियोसस से ऑब्टेन करते हैं, ठीक है, फ्यूरियोसस से। तो ये दोनों ही बैक्टीरिया कैसे होते हैं, आर्की बैक्टीरिया हैं। आर्की बैक्टीरिया यानी कि ये हाई टेम्परेचर पर सर्वाइव कर सकते हैं, हाई टेम्परेचर पर इनके डीएनए पॉलीमरेज डिग्रेड नहीं होते हैं। तो ये कैसे हैं, थर्मोएसिडोफाइल्स हैं। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, थर्मोएसिडोफाइल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकेंड से मैच करना है। स्विस चीज़ ऑयल स्पिल नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर प्रोडक्शन ऑफ विनेगर। तो ये सारी चीज़ें हम किससे ऑब्टेन करते हैं, स्विस चीज़ को हम प्रोपियोनी बैक्टीरियम से ऑब्टेन करते हैं, है ना। इसमें ये जो है CO2 को प्रोड्यूस करता है, जिससे हमको चीज़ में लार्ज होल देखने को मिलते हैं। सबसे बेस्ट चीज़ इसको माना जाता है। सो फर्स्ट हमारा हो गया, दैट इज ऑप्शन नंबर थर्ड। एंड ऑयल स्पिल कौन है, ऑयल स्पिल, ऑयल ईटर भी हम इसे कहते हैं, ये है स्यूडोमोनास पिट्यूडा। नेचुरल जेनेटिक इंजीनियरिंग जिसे कहते हैं, एग्रोबैक्टीरियम को। एंड प्रोडक्शन ऑफ विनेगर, तो एसिटिक एसिड हम किसे ऑब्टेन कर सकते हैं, एसिटोबैक्टर एसिटाई से। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, A थर्ड, B फोर्थ, C 2 एंड D 1। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर C। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मैच इन इज इनकरेक्ट। आपसे इनकरेक्ट मैच पूछा गया है। बैसिलस रॉड शेप्ड बैक्टीरिया, कोकाई स्क्वायर लाइक बैक्टीरिया, स्पाइरुलम स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया, विब्रियो कॉमा लाइक। तो जो कोकाई बैक्टीरिया होते हैं ये स्क्वायर लाइक नहीं होते हैं, ये कैसे होते हैं, स्फेरिकल होते हैं। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिजीज डाइसैकेराइड, सॉरी, which is of the following is not a disaccharide। इनमें से कौन सा डाइसैकेराइड नहीं है, माल्टोज, जाइलोस, लैक्टोज या फिर सुक्रोज। तो यहाँ पर डाइसैकेराइड कौन नहीं है, जाइलोस, ये पॉलीसैकेराइड है। इसके अलावा माल्टोज, लैक्टोज एंड सुक्रोज ये सभी क्या है, डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकेंड से मैच करना है ना। रैफिनोज, स्टैक्योज, वर्बेस्कोस एंड ट्री हेलोस। तो जो रैफिनोज है ये क्या है, ट्राइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट्स हैं। एंड स्टेकायोज जो है, स्टेकायोज ये क्या है आपका, ये टेट्रासैकेराइड है। एंड वर्बेस्कोज पेंटासैकेराइड है। एंड ट्री हेलोस डाइसैकेराइड है। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, A 2, B थर्ड, C फोर्थ, D 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओपनिंग ऑफ ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स ऑन द राइट साइड इज गार्डेड बाई। हार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। मैमल्स एंड बर्ड्स में 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। तो यहाँ पर हम हार्ट बनाएंगे। ये हमारे पास 4 चैम्बर्ड हार्ट है। ये राइट एट्रियम है ना, ये राइट एट्रिया है। और ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट ऑरिकल है एंड ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। सो राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल है, इसके बीच में एक ओपनिंग होती है, वॉल प्रेजेंट होता है, जिससे हम ट्राइकस्पिड वॉल कहते हैं। एंड
लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल प्रेजेंट होता है इसे हम बाइकस्पिड वॉल या इसी को हम मिटरल वॉल भी कहते हैं, मिटरल वॉल। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स ऑन द राइट साइड में कौन सा वॉल प्रेजेंट है, दैट इज ट्राइकस्पिड वॉल। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ट्राइकस्पिड वॉल। अगर बात करें हम सेमीलूनार वॉल की, तो सेमीलूनार वॉल कहाँ प्रेजेंट होते हैं, पल्मोनरी आयोर्टा में और जो सिस्टमिक आयोर्टा है इसमें। तो पल्मोनरी आयोर्टा और सिस्टमिक आयोर्टा में जो वॉल प्रेजेंट है इन्हें हम सेमीलूनार वॉल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन EMG द रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल इज इंडिकेटेड बाई। जब हार्ट में कोई फंक्शन डिस्फंक्शन हो जाता है या हार्ट बीट में प्रॉब्लम आती है तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम करवाते हैं, है ना। तो वहाँ पर हमें कुछ वेव्स देखने को मिलती हैं। जब हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम करते हैं तो कुछ इस तरीके से हमें वेव का डायग्राम मिलता है ना। तो ये क्या है, ये आपकी पी वेव है और ये आपकी QRS कॉम्प्लेक्स वेव है एंड ये आपकी T वेव है। तो पी वेव के दौरान क्या होता है, पी वेव के दौरान एट्रियल डीपोलराइजेशन होता है। पी वेव के दौरान एट्रियल डीपोलराइजेशन होता है। QRS कॉम्प्लेक्स के दौरान वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन होता है और टी वेव जो है ये वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, है ना। टी वेव जो है ये वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन को इंडिकेट करता है। तो ये भी आप याद रखेंगे, आपसे पी वेव का पूछा जा सकता है। पी वेव एट्रियल डीपोलराइजेशन को इंडिकेट करता है, QRS वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को इंडिकेट करता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्डलिंग ऑफ मिल्क इन स्मॉल इंटेस्टाइन टेक प्लेस ड्यू टू। मिल्क की कर्डलिंग किस एंजाइम की हेल्प से होती है, ट्रेप्सिन, रेनिन, टाइलिन या फिर काइमोट्रेप्सिन। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, रेनिन। तो अगर हम बात करें रेनिन कहाँ से सिक्रीट होता है, तो हमारे स्टमक की चीफ सेल्स या फिर पेप्टिक सेल्स, उनसे रेनिन सिक्रीट होता है। और जो पेराइटल सेल्स हैं या ऑक्जेंटिंग सेल्स हैं तो इनसे HCl सिक्रीट होता है। जो रेनिन है ये प्रोरेनिन के फॉर्म में सिक्रीट होता है। प्रोरेनिन को रेनिन में कौन चेंज करता है, जो पेराइटल सेल्स है इनसे सिक्रीट होने वाला HCl प्रोरेनिन को रेनिन में चेंज करता है। और जो ये रेनिन है ये कैल्शियम आयन की हेल्प से मिल्क को पैराकैसिनेट में चेंज करता है, पैराकैसिनेट में, ठीक है। और जो ये पैराकैसिनेट है यही क्या है, मिल्क ऑफ कर्डलिंग, इसी को हम मिल्क ऑफ कर्डलिंग कहते हैं। पैराकैसिटल प्रोटीन से इसको पेप्सिन आकर इसे कम्प्लीटली डाइजेस्ट कर देता है, ठीक है, इसको कम्प्लीटली डाइजेस्ट कर देता है। सो करेक्ट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्यूनिका कार्पस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय। ट्यूनिका कार्पस थ्योरी किसने प्रपोज्ड किया था, हॉफमिस्टर, नगेली, स्ट्रासबर्गर या फिर स्मिथ। तो ट्यूनिका कार्पस थ्योरी जो है ये प्लांट के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से रिलेटेड है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड करके फर्दर प्लांट के कौन से टिश्यू का फॉर्मेशन करेंगे इससे रिलेटेड है। तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स के डिवाइड होने से यहाँ पर 3-4 तरीके की थ्योरीज आई, ठीक है। अलग अलग साइंटिस्ट ने 4 तरीके की अलग अलग थ्योरीज दी। एपिकल सेल थ्योरी, आप प्लीज़ राइट डाउन कर लीजिए।
एपिकल सेल थ्योरी जिसको नेगेली ने प्रपोज्ड किया था और हाफ मिस्टर ने उसे प्रमोट किया था। उसके बाद सेकेंड आई हिस्टोजन थ्योरी। हिस्टोजन थ्योरी जिसको हैंस्टीन ने दिया था। एंड उसके बाद थर्ड ट्यूनिका कार्पस थ्योरी जिसको स्मिथ ने प्रपोज किया था। और फोर्थ कार्पर कप्पे थ्योरी जिसको स्क्यूप ने प्रपोज किया था। ठीक है, तो ट्यूनिका कार्पस थ्योरी में क्या था, जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती हैं, एक ट्यूनिका और दूसरे कार्पस में। जो ट्यूनिका की सेल्स हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स, ये फर्दर डिवाइड करके एपिडर्मिस या डर्मल टिश्यू का फॉर्मेशन करती हैं, और जो कार्पस मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं ये प्लांट के रेस्ट ऑफ पार्ट का फॉर्मेशन करती हैं, जैसे कॉर्टेक्स, स्टील, इन सभी का। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी, स्मिथ ने इसे प्रपोज्ड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ, जूट किससे बनी होती है, जो जूट है ये किसका कंपोजिशन है, जाइलम, सेकेंडरी बास्ट फाइबर, फ्लोएम या फिर कॉर्टेक्स। तो जो जूट है ये सेकेंडरी बास्ट फाइबर है, ये कॉमर्शियली इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव संकन स्टोमेटा। संकन स्टोमेटा हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, मोस्टली डिजर्ट्स प्लांट में, है ना, डिजर्ट एरिया में जो प्लांट्स होते हैं, जैसे नेरियम, मैंगीफेरा, हाइड्रिला या फिर जियामेस। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। जो नीरियम है इसकी जो लीफ की एपिडर्मिस होती है वो मल्टीपल लेयर्ड होती है। ठीक है, तो याद रखना जो नॉर्मली प्लांट की लीफ होती हैं उनकी एपिडर्मिस सिंगल लेयर्ड होती है, लेकिन नीरियम की लीफ की जो एपिडर्मिस है वो मल्टी लेयर्ड होती है। ठीक है, ये एक डिजर्ट एरिया के लिए एडॉप्टेशन है जिससे कम ट्रांसपायरेशन हो पाए। इसके अलावा यहाँ पर कैल्शियम ऑक्जिलेट के क्रिस्टल्स पाए जाते हैं जिन्हें हम ड्रूसेस कहते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, ड्रूसेस। ये भी इम्पॉर्टेंट है। इनकी जो लीफ है ये स्यूडो डॉर्सी वेंट्रली होती है। ये सारे पॉइंट आप अच्छे से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विंड पॉलिनेशन इज कॉमन इन, विंड पॉलिनेशन किस फैमिली में कॉमन होता है, लिलिएसी, जो लिलीज हैं, ग्रासेस, ग्रासेस जो हैं ये फैमिली पोएसी या ग्रेमिनी के अंतर्गत आते हैं, और ऑर्किड्स या फिर लेग्यूम्स, लेग्यूमिनेसी के मेंबर्स। तो हमें विंड पॉलिनेशन मोस्टली कहाँ देखने को मिलता है, फैमिली पोएसी जिसमें के अंतर्गत हमारी ग्रासेस आती हैं। फैमिली अगर पोएसी की बात करें या ग्रेमिनी की, तो इनमें जो स्टेमन होता है वो कैसा होता है, वर्सेटाइल होता है। ठीक है, जो कि विंड पॉलिनेशन में हेल्प करता है। इनके जो पोलन ग्रेन होते हैं वो लाइट वेट के होते हैं, ड्राई होते हैं एंड फीदरी होते हैं। ठीक है, ये सारे एडाप्टेशन होते हैं जिससे ग्रासेस में हमें कॉमनली जो है विंड पॉलिनेशन देखने को मिलता है। इसके अलावा और आप एक बात याद रखेंगे, जो ग्रासेस में इन्फ्लोरिसेंस है वो स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट टाइप का होता है। स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट इन्फ्लोरिसेंस कुछ इस तरीके से होता है। ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। ठीक है, देखिए ये क्या है, रेकिस है, इन्फ्लोरिसेंस का ये पेडिंकल है ना, ये इसका रेकिस है। ये जो प्रेजेंट है मॉडिफिकेशन ऑफ ब्रैक्ट्स, मॉडिफिकेशन ऑफ ब्रैक्ट्स को हम क्या कहते हैं, ग्लूम्स। ये फर्स्ट ब्रैक्ट हैं जो मॉडिफाइड होके ग्लूम्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ये इसके सेकेंड ब्रैक्ट हैं जो मॉडिफाई होके पेलिया और लेम्मा का फॉर्मेशन करते हैं। एंड ये स्ट्रक्चर्स जो आप देख पा रहे हैं ये क्या है, लॉडिक्यूल्स, जो कि पेरियंथ का मॉडिफिकेशन होता है। ठीक है, पेरियंथ का ये मॉडिफिकेशन है और इसमें 3 वर्सेटाइल स्टेमन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि विंड पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। एंड इनकी जो ओवरी है, ओवरी की जो ये स्टिग्मा है, ये इनकी स्टिग्मा कैसी होती है, फीदरी होती है, फीदरी स्टिग्मा होती है जिससे पॉलन ग्रेन आकर इसी में ट्रैप हो जाए।
तो आपसे क्वेश्चन यहाँ से कैसे पूछा जाता है, ध्यान से देखना। आपसे पूछा जाता है स्पाइक लेट में ग्लूम्स क्या हैं, तो ये फर्स्ट ब्रैक्ट मॉडिफाइड है। पेलिया और लेम्मा क्या है, तो ये सेकेंड ब्रैक्ट का मॉडिफिकेशन है। और आपसे पूछा जाता है जो लॉडिक्यूल्स हैं ये क्या है, तो ये पेरियंथ का मॉडिफिकेशन है। इसके अलावा जो ग्रासेस में स्टेमेन हैं ये कैसे होते हैं, वर्सटाइल होते हैं, हवा में लटकते हुए नज़र आते हैं, वर्सटाइल होते हैं और 3 स्टेमन प्रेजेंट होते हैं। एंड इनकी जो ओवरी है इसकी स्टिग्मा कैसी होती है, फीदरी। करेक्ट। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हुआ आपका, ऑप्शन नंबर बी, ग्रासेस, जो कि फैमिली ग्रेमिनी या पोएसी से बिलोंग करती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द आईज ऑफ द पोटैटो ट्यूबर्स आर। पोटैटो में जो ये आईज प्रेजेंट होती हैं ये क्या है, तो जो पोटैटो है ये स्टोरेज मॉडिफाइड स्टेम है ना, और कैसा है, ट्यूबर स्टेम है, ट्यूबरस स्टेम है। तो ये क्या होते हैं, एक्सिलरी बड्स होती हैं, ठीक है। और यही एक्सिलरी जो बड्स हैं ये ग्रो करके न्यू पोटैटो प्लांट का फॉर्मेशन करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्टिलाइजेशन इन विच मेल गैमेट्स आर कैरीड थ्रू पोलन ट्यूब इज नोन एज। जब फर्टिलाइजेशन पोलन ट्यूब के थ्रू होता है तो हम उसे क्या कहते हैं, सिनगेमी, पोरोगेमी, साइफनोगेमी या फिर चैलेजोगेमी। सो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, इसे हम साइफोनोगेमी कहते हैं। साइफोनोगेमी के अंतर्गत कौन कौन आता है आपका, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ठीक है। और जो एल्गी हैं, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये आपके जुइडोगेमस के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि वहाँ पर पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन नहीं होता है। वहाँ पर गैमेट्स कैसे होते हैं, मोटाइल गैमेट्स होते हैं, जो कि वाटर की हेल्प से फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स तक पहुँचते हैं। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट टर्म है पोरोगेमी। पोरोगेमी में जो पोलन ग्रेन्स हैं या जो मेल गैमेट्स हैं ये जब फीमेल एम्ब्रियो सैक तक माइक्रोपाइल के इंड से पहुंचते हैं, माइक्रोपाइल इंड के थ्रू पहुंचते हैं, माइक्रोपाइल पोर जो होता है, तो हम इसे क्या कहते हैं, पोरोगेमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज सेल्स इज द लार्जेस्ट सेल ऑफ द ओव्यूल। ओव्यूल की लार्जेस्ट सेल क्या है, एंटीपोडल सेल, सेंट्रल सेल, मेगास्पोर, मदर सेल या फिर द साइज ऑफ द सेल्स वेरीज फ्रॉम। चलिए ये हमने बनाया ओव्यूल की स्ट्रक्चर्स, ध्यान से समझना। जो ओव्यूल है इसको हम मेगास्पोरेंजियम भी कहते हैं। ये आपका ओव्यूल है, ओव्यूल की ये बॉडी है, और ओव्यूल की बॉडी जहाँ फनकिल से अटैच होती है तो इसे हम हाइलम कहते हैं, और हाइलम इसे कहते हैं। और जो फनकिल है ये इसका फनकिल है, और ये इसका प्लेसेंटा है। फनकिल किससे अटैच होता है, प्लेसेंटा से। यहाँ पर ये इसका माइक्रोपाइलर इंड है, यहीं से जो मेल गैमेट्स है वो इंटर करेगा फीमेल एग को फर्टिलाइज करने के लिए। क्लियर। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, एम्ब्रियो सैक। ओव्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट है, एम्ब्रियो सैक, या इसी को हम कहते हैं फीमेल गैमिटोफाइट। तो एम्ब्रियो सैक में कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं, अब ध्यान से देखेंगे कि जो एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमिटोफाइट से इसमें क्या क्या प्रेजेंट है। इसमें 3 एंटीपोडल सेल्स प्रेजेंट हैं, 3 एंटीपोडल सेल्स, 2 न्यूक्लियाई सेल्स प्रेजेंट हैं, 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट हैं। ये सेल्स नहीं है, ये केवल 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट हैं, और एक एग सेल प्रेजेंट है, एग सेल, एंड 2 सिनर्जिट सेल्स प्रेजेंट हैं। इसके अलावा एक ये आप जो येलो कलर की लार्जेस्ट सेल देख पा रहे हैं ये क्या है, ये इसकी सेंट्रल सेल है, ठीक है। ये क्या है, सेंट्रल सेल। तो जो सेंट्रल सेल है ये फीमेल गैमिटोफाइट या एम्ब्रियो सैक में प्रेजेंट होती है, इसको हम सेंट्रल सेल कहते हैं, और यही सबसे लार्जेस्ट सेंट्रल सेल होती है। जो फीमेल गैमिटोफाइट है या एम्ब्रियो सैक है ये 7 सेल्ड
एंड 8 न्यूक्लिएट होता है। ठीक है, यहाँ 7 सेल्स प्रेजेंट हैं इस स्ट्रक्चर्स में एंड 8 न्यूक्लियाई प्रेजेंट हैं। क्लियर। तो यहाँ पर आपसे लार्जेस्ट सेल पूछी गई है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेंट्रल सेल। एक्चुअली ये सेंट्रल सेल एम्ब्रियो साइक में प्रेजेंट होती है। ठीक है, आई होप यू आर अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलियोप्टाइल एंड कोलियोराइजा आर द प्रोटेक्टिव शीथ्स कवरिंग एंड रिस्पेक्टिवली। यहाँ पर आपसे बात की जा रही है कोलियोप्टाइल एंड कोलियोराइजा की। तो कोलियोप्टाइल एंड कोलियोराइजा स्ट्रक्चर्स हमें कहाँ देखने को मिलती है? मोनोकॉट सीड में। मोनोकॉट सीड में जब जर्मिनेट करता है तो ये इसकी एम्ब्रियोनल एक्सिस है। इसकी एम्ब्रियोनल जो एक्सिस है यहाँ से एक विंग लाइक स्ट्रक्चर्स निकली रहती है इस तरीके से, और ये कवर्ड होती है, ये सील्ड होती है एल्यूरोन लेयर से। ठीक है, यहाँ पर अनडिफरेंशिएटेड मॉस सेल्स प्रेजेंट होती हैं जिन्हें हम कोलियोप्टाइल कहते हैं। कोलियोप्टाइल कहते हैं। जो कोलियोप्टाइल है ये चलकर क्या बनाता है? ये प्लूम का फॉर्मेशन करता है, प्लूम। एंड यही प्लूम आगे चलकर सूट सिस्टम का फॉर्मेशन करता है, प्लांट के सूट सिस्टम का फॉर्मेशन करता है। और इस साइड भी अनडिफरेंशिएटेड सेल ऑफ मास प्रेजेंट होता है जिससे हम कोलियोराइजा कहते हैं, कोलियोराइजा। और ये कोलियोराइजा क्या बनाता है? रेडिकल बनाता है, रेडिकल। और रेडिकल फर्दर चलकर प्लांट का रूट सिस्टम का फॉर्मेशन करता है। क्लियर। और जो ये एक्सिस है इसे हम एम्ब्रियोनल एक्सिस कहते हैं। ये विंग्ड लाइक जो स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं इसको हम स्क्यूटेलम कहते हैं, स्क्यूटेलम कहते हैं। एंड ये जो सील्डेड है ये क्या है? ये एल्यूरोन लेयर है जिसकी प्लॉइडी 3n होती है। क्लियर। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कोलियोप्टाइल एंड कोलियोराइजा आर द प्रोटेक्टिव शीथ्स कवरिंग, है ना। ये क्या है? प्रोटेक्टिव शीथ कवरिंग या अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स होती हैं। यही फर्दर डिवाइड करके प्लूम एंड रेडिकल का फॉर्मेशन करती है। तो कोलियोप्टाइल क्या बना रहा है? प्लूम बना रहा है। एंड जो कोलियोराइजा है ये रेडिकल का फॉर्मेशन करता है। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो गया? प्लूम एंड रेडिकल। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो डियर एस्पायरेंट्स, आज की क्लास के हमारे ये 40 क्वेश्चंस थे। इन क्वेश्चंस को हमने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है और ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। ऐसे ही आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए और ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में। ओके, तो थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में मॉडल पेपर 1 का ही हम पार्ट 2 करेंगे जिसमें हमारे पास जो रेस्ट ऑफ 40 क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर कर दीजिए, और ऐसे ही आप लगातार मेहनत करते रहिए और अच्छे से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन।